हाय गाइस, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल उदय क्लासेस की जगह पर एग्ज़ाम हैकर में। क्योंकि उदय क्लासेस के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो चैनल मेरा ऑलरेडी हैक हो चुका है। ठीक है, वो चैनल अभी मेरा रिकवर नहीं हो पाया। इसी वजह से सारी की सारी क्लास जो है वो मेरी इसी चैनल पर अब होंगी जब तक वो ओपन नहीं हो पाता है। बहुत सारा प्रयास करने के बाद अभी मुझे मुक्ति नहीं मिल पाई है उस चैनल से। तो सभी क्लास प्यारे बच्चों अब इसी चैनल पर होंगी। और मेरी आपसे गुजारिश है एक बात के लिए कि फटाफट से अभी ये नया चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे कराइए जिससे आप मुझे लाइव में देख सकें। क्योंकि जब तक 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं होंगे तब तक मैं आपको लाइव क्लास देने में सक्षम नहीं हो पाऊँगा। तो जल्दी से जल्दी फटाफट से जितना जल्दी हो सके आप 1000 सब्सक्राइबर पूरे कीजिए। जिस तरीके से मेरे पुराने चैनल उदय क्लासेस पर क्लास चला करती थी, 5 क्लास 4 क्लास पर डे हुआ करती थी, इसी तरीके से इस चैनल पर भी आपकी 4 से 5 क्लास पर डे हुआ करेंगी। प्रत्येक सब्जेक्ट की आपकी क्लास होगी। तो फटाफट से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सब्सक्राइबर आप बढ़ा करके तैयार कीजिए। 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे कीजिए। और अब तक जो आपकी क्लास चल रही थी इस चैनल पर, वो आपकी स्पेशली जो क्लास चल रही थी वो इंडियन पॉलिटी से हमने इस चैनल को स्टार्ट किया था। और इंडियन पॉलिटी में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास हमने स्टार्ट किया था, जिसकी अभी 5 क्लास हो गई हैं। बाद बाकी जनरल साइंस की एक और क्लास मैं आज से आपकी लगाए देता हूँ। और प्रत्येक जनरल साइंस के क्वेश्चन को इतने अच्छे तरीके से मैं रूबरू कराऊंगा कि प्रत्येक बात का अर्थ व्याख्या के साथ में, जैसा कि आप सामने देख ही रहे हैं कि हम जो कवर कर रहे हैं वो जनरल साइंस सामान्य विज्ञान संपूर्ण व्याख्या के साथ में पूरी क्लास होगी। आज हमारा लेक्चर 1 है। ठीक है, एसएससी हो, एलडीसी हो, सीएचएसएल हो, रेलवे हो, किसी भी एग्ज़ाम में क्यों ना हो आता हो, क्वेश्चन आपको ज़रूर फंसेगा। एसएससी में, एलडीसी में, सीएचएसएल में, रेलवे में, पुलिस का एग्ज़ाम है, किसी में भी जिसमें जनरल साइंस आती है। तो बिना कोई देरी किए हुए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। बस आपका फ़र्ज़ इतना है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर क्वेश्चन की डिटेल में आपको बता करके चलूँगा, ये बिल्कुल गारंटी की बात है, आप उसकी ओर से बेफिक्र रहें। तो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन जनरल साइंस का आपकी स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हमारे पास में सूची 1 तथा सूची 2 दे रखी हैं, जिनको कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। और सुमेलित करने के साथ में कहता है सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। हमको सूची 1 में प्यारे बच्चों दे रखा है, सूची 1 में हमको दे रखा है, ए पर दे रखा है धुराग्र संधि, बी पर दे रखा है अचल संधि, सी पर दे रखा है कंदुक खल्लिका संधि और डी पर दे रखा है हिंज संधि। अब इसमें सूची 2 में हमको दे रखा है सभी दिशाओं में गति प्रदान करने वाली संधि। नंबर 2 पर दे रखा है गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि। नंबर 3 पर दे रखा है एक ही दिशा में गति करने वाली संधि। नंबर 4 पर दे रखा है गति न करने वाली संधि। तो प्यारे बच्चों, मेरा आपसे एक ही बात का कहना है कि मैं हर क्वेश्चन का आपको ये क्यों का जवाब दे करके चलूँगा। आखिरकार क्यों, इसका रीज़न जो है वो क्या है, ये सारी बात मैं आपके साथ लेकर के चलूँगा। तो देखिए, इसमें सूची 1 में हमको धुराग्र संधि जो दे रखी है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ये जो धुराग्र संधि है, इस धुराग्र संधि के बारे में अगर हम बात करते हैं तो गर्दन और सिर को जोड़ने वाली जो संधि होती है उसी को हम धुराग्र संधि कहते हैं। और धुराग्र संधि जो होती है वो बेलनाकार अस्थि के रूप में होती है और एक छल्ले में घूमती है। ठीक है, तो यहाँ पर ए के बारे में हम बात करते हैं तो गर्दन और सिर को जोड़ने वाली, तो ए का मिलान किससे हो जाएगा, 2 से। इसके बाद दूसरे पॉइंट पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर नाम जो आप देख रहे हो अचल संधि, तो अचल संधि किसे कहते हैं, अस्थियों के बीच में कुछ संधियां ऐसी भी होती हैं जो गति नहीं कर सकती, हिल नहीं सकती, उन्हीं को अचल संधि कहते हैं। जैसे हमारा ऊपरी जबड़ा है ना, ऊपरी जबड़ा और कपाल के मध्य में जो संधि होती है वो अचल संधि होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अचल संधि का जो रिलेशन होगा वह किस से होगा, अचल संधि का जो रिलेशन होगा वह किस से होगा, तो गति न करने वाली संधि से होगा। अर्थात बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब सी हमको दे रखा है कंदुक खल्लिका संधि। कंदुक खल्लिका संधि का मतलब होता है कंधे और कूल्हे की जो संधियां होती हैं जो सभी दिशाओं में गति कर सकती हैं ना, उनको कंदुक खल्लिका संधि कहते हैं। तो यहाँ पर हमको सभी दिशाओं में गति प्रदान करने वाली, अर्थात सी का हमारा कितना हो जाएगा, 1। और डी के लिए ऑटोमेटिकली हिंज संधि के बारे में बात करता है तो हिंज संधि कोहनी और घुटने की संधियों में होती हैं और यह एक ही दिशा में गति करती हैं, सदैव ध्यान रखेंगे। हिंज संधि जो होती है वह
कोहनी और घुटने की संधियों में होती है और ये एक ही दिशा में क्या करती है, गति करती है। तो इसका मतलब डी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से ये बात आपको पता चल रही होगी कि आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर, डी। यानी ए का 2 और बी, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का कितना हो जाएगा, 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर कितना, आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलेंगे, हर क्वेश्चन की डिटेल में आपको बता करके चलूँगा। लेकिन बस आपसे मेरा एक ही बात का कहना है कि जल्दी से जल्दी इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे कीजिए, जिससे मैं उदय क्लासेस पर जिस तरीके से लाइव आया करता था ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी लाइव आ सकूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मानव शरीर की पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कह रहा है संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती हैं, यह अस्थि को खींचती हैं। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊं कि किसी भी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए 2 पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब 2 पेशियों में से कोई भी एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है, और दूसरी पेशी जो शिथिल होती है लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है और पतली अवस्था में आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका ऑप्शन 1 इसमें दे रखा है, ऑप्शन 1 यानी 1 नंबर जो दे रखा है ऑप्शन ए में, केवल 1 जो दे रखा है ये आपका बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही है। यानी 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। दूसरे पर अगर हम जाते हैं तो पेशियों के जोड़े के एक साथ सिकुड़ने व फैलने से अस्थियां गति प्रदान करती हैं। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि अस्थि को विपरीत दिशा में ना कभी भी गति प्रदान करने के लिए शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को ना अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी बाद में आकर के क्या हो जाती है, शिथिल हो जाती है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सीधे शब्दों में होगा कि दूसरा किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है, अर्थात हमारा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, ए, अर्थात केवल 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है कि केंचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो केंचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहले कह रहा है केंचुए नासिक ग्रंथियों के द्वारा श्वसन करते हैं, दूसरा कह रहा है केंचुए त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, तीसरा कह रहा है केंचुए मुख द्वारा श्वसन करते हैं, चौथा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि केंचुए त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। केंचुए जो श्वसन की क्रिया करते हैं वो त्वचा द्वारा करते हैं, अर्थात आपका आंसर जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा, बी होगा। तो केंचुआ जो है वह त्वचा से अपनी श्वसन क्रिया करता है और त्वचा से ही क्या करता है, अर्थात सांस लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता। दूसरा कह रहा है घोंघे के पेशीय पाद चलने में उसकी सहायता करते हैं। तीसरा कह रहा है यह कवच घोंघे के वजन को संतुलित करता है, इससे भी उसे चलने में सहायता मिलती है। तो प्यारे बच्चों मैं आपकी इसको व्याख्या बता दूं कि घोंघे के कवच की अगर हम बात करते हैं ना, तो घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता है। बाह्य कंकाल जो घोंघा होता है, घोंघा जीव जो होता है, उसका कवच इसका बाह्य कंकाल है। अगर अस्थियों की बात करते हैं तो ये अस्थियों का बिल्कुल भी बना नहीं होता है, और यह कवच एक तरीके से सिंगल यूनिट का होता है, सिंगल यूनिट का होता है, और घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता है। अर्थात यह घोंघे के साथ में क्या होता है, खिंचता जाता है। समझ रहे हो ना, ये घोंघे के साथ में खिंचता जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले की अगर हम बात करते हैं तो घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल होता है, बिल्कुल सही। दूसरे की बात करते हैं तो घोंघे के पेशीय पाद चलने में उसकी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ये जो दूसरा हमको दे रखा है ये भी सही है। क्यों सही है, क्योंकि घोंघे के पाद का मतलब यहाँ पर पैर है, एक मोटी 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 मांसल संरचना के रूप में होते हैं, मोटी मसल संरचना के रूप में होते हैं, जो दृढ़ पेशियों के बने होते हैं। और घोंघा जो है अपनी इन्हीं पेशीय पाद की सहायता से क्या करता है, चलता है। तो यहाँ पर ये आपका नंबर 2 जो है वो भी ठीक है। लेकिन अगर नंबर 3 की आती है तो नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल गलत है, अर्थात 1 और 2 बिल्कुल क्या है, यहाँ पर सही है। तो आपका आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फटाफट से आ जाइए। ये कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। सूची 1 में तिलचट्टा, पक्षी, मछली दे रखा है, सर्प दे रखा है। सूची 2 में इसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। नंबर 2 पर इसका शरीर धारा रेखीय होता है। नंबर 3 पर इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। नंबर 4 पर इसका शरीर अनेक वलय यानी लूप में मुड़ा होता है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, इसकी व्याख्या के बारे में अगर बात करता हूं
तो देखिए तिलचट्टे का जो शरीर होता है ना, तिलचट्टे का जो शरीर होता है ना, तिलचट्टे का शरीर वो कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका हुआ होता है। और यह कंकाल विभिन्न विभिन्न यूनिट्स से बना हुआ होता है, विभिन्न यूनिट की संधियों से बना हुआ होता है, जिसके कारण उसकी गति संभव हो पाती है। ठीक है। और तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां चलने में, उड़ने में उसकी सहायता करती हैं। ठीक है। और पक्षियों की अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, पक्षियों की अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। ठीक है। मछली का सिर जो है ना, मछली के सिर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतले एवं नुकीले होते हैं, और शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है। ध्यान रखना आप सदैव। तो मछली के सिर व पूंछ जो होते हैं ना, मध्य के भाग की अपेक्षा नुकीले होते हैं, और इसी वजह से उसकी आकृति धारा रेखीय आकृति कहलाती है। मछली शरीर के दोनों ओर ना एकांत क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है, यानी एक सर्किल, एक लूप टाइप में बना करके जल में तैरती है। अगर हम सर्प की बात करते हैं तो सर्प का मेरुदंड जो होता है वो बहुत लंबा होता है, और शरीर की पेशियां क्षीण होती हैं, असंख्य होती हैं और परस्पर जुड़ी होती हैं। सर्प का शरीर अनेक 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 वलयों से मुड़ा मिलकर के बना हुआ होता है। प्रत्येक वलय इसके शरीर को चलने के लिए आगे के लिए धक्का देता है, और इस कारण ना सर्प जो है वो बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता है। अर्थात सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में लूप बनाते हुए, वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे फिसलता है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि ए का हमारा क्या हो जाएगा 3। अगर हम बी की बात करते हैं तो बेटा बी का हमारा कितना हो जाएगा, बी का हमारा हो जाएगा 1। और अगर हम सी की बात करते हैं तो सी का हमारा हो जाएगा 2, और डी का हमारा कितना हो जाएगा 4। अर्थात ये हमको किस में दे रखा है, ऑप्शन हमको ए में दे रखा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कहता है कि पौधों और जीवों में अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कह रहा है पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि मैदानी क्षेत्र के जो व्यक्ति होते हैं ना, मैदानी क्षेत्र के व्यक्ति को पहाड़ी क्षेत्र में जाने पर सहज होने में कुछ दिन लगते हैं। ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हो। अगर कोई व्यक्ति मैदानी क्षेत्र का है, वो पहाड़ी क्षेत्र में जाता है, तो जाने में उसे अपना जैसा माहौल बनाने में कुछ दिन लगते हैं। और ये परिवर्तन अल्प अवधि से संबंधित है, और अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन जो होते हैं ना, उन्हीं को पर्यानुकूलन कहते हैं। और यह परिवर्तन हजारों वर्षों में एक अनुकूलन से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि पौधे और जीवों के विशेष लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। बिल्कुल आपका ये सही है नंबर 1। नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 2 पर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, नंबर 2 पर आपको देखने के लिए मिल रहा है कि मैदानी क्षेत्र के एक व्यक्ति को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में तीव्र गति से सांस लेनी पड़ती है, परंतु थोड़े दिनों बाद वह सहज हो जाता है। यह अनुकूलन का सटीक उदाहरण है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कथन इसमें आपका 1 सही है और 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंट मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होता है, उसके अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कह रहा है उसके पैर लंबे होते हैं, जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। ठीक है। ये कह रहा है उसमें मूत्रविसर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है और उसको पसीना नहीं आता। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं ये तीनों के तीनों नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 तीनों कथन सही हैं। अर्थात आपका आंसर तो डी होगा, क्योंकि उसके पैर लंबे होते हैं जिसके कारण उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन जो होता है ना वो धरती से वो उसके पेट तक नहीं पहुंच पाता है, और उसमें मूत्र उत्सर्जन की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, और उसका मल जो होता है वो शुष्क होता है, सूखा हुआ होता है, और उसको पसीना नहीं आता है। तो तीनों जो है वो बिल्कुल इसमें सही है। इसी वजह से ऊंट मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें दे रखा है ऑक्टोपस, व्हेल और दे रखा है डॉल्फिन। ठीक है। अब ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में या किन में श्वसन के लिए गिल किलोम नहीं होते हैं, यानी गिल किलोम जो है वो नहीं होते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि जल में श्वसन के लिए ऑक्टोपस जो होता है उसके शरीर में किलोम होते हैं, और गिल जो है वो एक तरीके से स्क्विड और मछलियों में भी होते हैं, परंतु डॉल्फिन और व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे,
डॉल्फिन में गिल नहीं होते हैं, व्हेल में नहीं होते हैं, बाद बाकी और अगर हम बात करते हैं तो और मछलियों में गिल, स्क्विड जो होते हैं वो होते हैं, बाद बाकी व्हेल और डॉल्फिन को छोड़ करके सभी मछलियों में लगभग जो हैं वो गिल होते हैं, क्लोम होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात आती है ऑक्टोपस की, तो ऑक्टोपस में भी क्या होते हैं, ऑक्टोपस में भी गिल क्लोम होते हैं, ठीक है। और ये जो है ना, ये सिर पर स्थित एक तरीके से नासा द्वार यानी छिद्र द्वारा श्वसन लेते हैं और ये लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं, ठीक है। और ये समय समय पर समुद्री सतह पर आकर ना श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरने में कामयाब होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा, तो यहाँ पर आंसर कह रहा है कि बताइए क्लोम नहीं होते, तो यहाँ पर डॉल्फिन और व्हेल में नहीं होते, तो इसका मतलब केवल 2 और 3 ऐसा है जिसमें नहीं होते, बाद बाकी सब में होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है। तो नागफनी के पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण होता है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ नागफनी के पौधे की। तो नागफनी का पौधा एक मरुस्थलीय पौधा है और मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया करते हैं ना, वो जल की बहुत अधिक मात्रा निष्कासित करते हैं। और मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं या बहुत छोटी होती हैं, लेकिन कुछ मरुस्थलीय पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें पत्तियां जो है ना वो कांटे के रूप में पाई जाती हैं। इससे पत्ती में होने वाला जो बाष्पोत्सर्जन होता है ना, उसमें जल ह्रास की काफ़ी कमी होती है। तो नागफनी की अगर हम बात करते हैं नागफनी की, तो प्यारे बच्चों नागफनी में पत्ती जैसी संरचना वास्तव में एक इसका तना होता है और इसमें प्रकाश संश्लेषण ना सामान्यतः तने में होता है और तना एक मोटी परत से ढका होता है जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आंसर आपका बी होगा कि नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस भाग से होता है, तो वो होता है तनों से। और अधिकतर जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं ना, उन पौधों की जड़ें जो होती हैं वो जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं, ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो कहाँ से होती है, तने से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्यारे बच्चों, ये कह रहा है पौधों की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती हैं। पौधों की पत्तियां श्वसन की क्रिया में वायु को अंदर लेती हैं। इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती हैं। देखिए पौधों की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती हैं और इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती हैं। तो यहां पर प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं तथा ऑक्सीजन वायु में निष्कासित करती हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका कहता है कि ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, बिल्कुल, तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करते हैं। तो ये आपका बिल्कुल बी आंसर करेक्ट होगा। ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का उपयोग करते हैं, ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद में डी की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों वायु में निष्कासित करते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका प्यारे बच्चों क्या होगा, बी। तो पौधों में जो श्वसन की क्रिया होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वह ली जाती है पौधों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, और ऑक्सीजन जो है वो वायु में निकाली जाती है। क्लियर। चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर होगा प्यारे बच्चों। जो वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नया चैनल है और अगर आप भी नए हैं तो कुल मिलाकर के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किन में श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है। देखिए श्वसन प्रक्रिया किन किन में संभव होती है। श्वसन प्रक्रिया ये कह रहा है नंबर 1 पौधे, नंबर 2 जीव, नंबर 3 बीज। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, श्वसन क्रिया सभी सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण होता है। जितने भी सजीव होते हैं सब में श्वसन क्रिया होती है। पौधे भी सजीव हैं, जीव भी सजीव हैं, और बीज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बीज भी सजीव है। और एक तरीके से कह सकते हो कि ग्रहण किए गए भोजन की अगर हम बात करते हैं तो ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अगर हम बात करें पौधे व जीवों के समान ही बीजों जो होते हैं उनमें भी श्वसन होता है। गेहूं की बोरी में अगर हम एक तरीके से कुछ गर्मी उत्पन्न कर दें तो यह गर्मी बीजों के श्वसन के कारण ही क्या होती है, उत्पन्न होती है, आपने देखा होगा। और बीजों के श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जब अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते। तो आप ध्यान रखेंगे जो बीज होता है उसमें भी श्वसन क्रिया होती है।
क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बोरियां होती हैं उनमें जो बीज भरे हुए होते हैं ना, जो अंदर से गर्म हो जाती हैं, वो श्वसन क्रिया के कारण हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों आपके सही होंगे, तो यहां पर आप आंसर डी देंगे, 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से लंबाई का ऐसा ही मात्रक जो है वो क्या है? निम्नलिखित में से लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो ऐसा ही का मतलब होता है प्यारे बच्चों सिस्टम इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लंबाई को सदैव किस में मापा जाता है? मीटर में मापा जाता है। लंबाई में सदैव मीटर में मापा जाता है। अगर सीजीएस सिस्टम की बात करें तो लंबाई को सदैव किस में मापा जाता है? सेंटीमीटर में। और एफपीएस सिस्टम की बात करते हैं तो फुट में मापा जाता है लंबाई को। लेकिन एमकेएस सिस्टम, देखिए ये जो एसआई सिस्टम है, एसआई और एसआई बराबर एक तरीके से एमकेएस होता है। एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकंड। जहां लंबाई को मीटर में मापा जाता है ना, वहीं पर एसआई सिस्टम होता है। तो एसआई में लंबाई को मीटर में मापा जाता है। तो आपका आंसर होगा यहां पर ये प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये कहता है कि वाहन, पंखा, झूला, सरल रेखीय गति, आवर्ती गति, वर्तुल गति। तो मैं आपको बता दूं, अगर वाहनों की हम बात करते हैं तो वाहनों की गति जो होती है वो अपने आप में एक सरल रेखीय गति होती है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ? अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि वाहन की गति जो होती है वो सरल रेखीय होती है, एक सीधी रेखा पर वाहन गति करते हैं। लेकिन पंखा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चों देखो, पंखा जो है ना वो सर्कुलर मोशन करता है, तो यहां पर इसका मिलान इससे है। और झूला जो होता है वो पीरियडिक मोशन करता है, यानी आवर्ती गति करता है। अब हम वर्तुल गति की बात करते हैं तो वर्तुल गति का मतलब होता है कि जब कोई भी वस्तु एक किसी भी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर एक ही पथ पर चारों ओर गति करती है तो वर्तुल गति कहलाती है। तो पंखे की गति वर्तुल गति कहलाएगी। और अगर आवर्ती गति की बात करते हैं, पीरियडिक मोशन की, तो जब कोई भी वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करती है, जब कोई भी वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करती है ना, तो ऐसी गति को आवर्ती गति कहते हैं। तो झूला करता है आवर्ती गति। तो इसमें जो मिलान है ना, वो वाहन सरल रेखीय गति करते हैं। तो आपका नंबर 1 होगा। तो अर्थात कहने का मतलब आपका आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान देंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कहता है कि 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। बिल्कुल प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल सत्य है कि 1790 में फ्रांसीसियों ने ही मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की थी जिसको जाना जाता था मीटरी पद्धति के नाम से। पहला बिल्कुल सही है। 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिसे सेंटीमीटर कहते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। और 1 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर होते हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर नहीं होते हैं। तो अर्थात इसका मतलब 1 और 2 आपका सही है। तो आपका आंसर होगा प्यारे बच्चों यहाँ पर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये कहता है अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन। ठीक है, अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन। तो यहां पर प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, ये कह रहा है कि दर्पण में प्रतिबिंब के लिए उपयुक्त में से कौन सी घटनाएं आवश्यक है या है। तो आप ध्यान रखेंगे, जब कभी भी दर्पण में प्रतिबिंब बनाना होता है, किसी की इमेज बनानी होती है, किसी की इमेज बनानी होती है, तो इमेज बनाने के लिए लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है कि जब प्रकाश किसी भी चमकदार सतह से टकराकर वापस लौटता है ना, तो उसके वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो ये प्रकाश का परावर्तन जरूरी होता है। ठीक है, अपवर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश की एक ऐसी घटना जब प्रकाश किसी भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आर पार निकल जाता है ना, उस घटना को अपवर्तन कहते हैं। तो ये बिल्कुल आंसर आपका नहीं हो सकता है। अगर ये विवर्तन की बात कर रहा है तो विवर्तन भी इसके लिए आवश्यक बिल्कुल नहीं है। तो परावर्तन आपका आंसर हो जाएगा, अर्थात आपका ऑप्शन होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पर, व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब वस्तु पर प्रकाश पड़े, जब वस्तु पर प्रकाश पड़े, जब वस्तु की आंखें जब व्यक्ति की आंखों पर प्रकाश पड़े, जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए, और इनमें से कोई नहीं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, वस्तु पर प्रकाश पड़े तो प्रकाश पड़े केवल वस्तु पर, तो हमें वस्तु कभी दिखाई नहीं देगी। जब व्यक्ति की आंखों पर प्रकाश पड़े तो भी दिखाई नहीं देगी। लेकिन जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ रिफ्लेक्ट होकर के आए, तभी जाकर के हमको वस्तु दिखाई देती है। यानी टकरा के लौट करके हमारी आंखों की ओर अगर प्रकाश आता है किसी वस्तु से टकरा के, तो वो वस्तु हमें दिखाई देती है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करें। ये कह रहा है जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया नहीं बनती। बिल्कुल गलत, असत्य की बात कर रहा है। तो ये बिल्कुल असत्य है प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल असत्य है।
तो इसका मतलब ये आपका बिल्कुल आंसर के रूप में सही होगा, क्योंकि जब प्रकाश के पथ में कोई भी अपारदर्शी, अपारदर्शी का मतलब होता है ऐसी वस्तु जिससे होकर के प्रकाश आर पार नहीं निकल जाता है, उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। और अपारदर्शी वस्तु कभी भी प्रकाश के रास्ते में आती है तो उसकी छाया बनती है ना। ये कह रहा है छाया नहीं बनती है, जबकि ये कह रहा है असत्य है, तो यही असत्य हो गया या नहीं हो गया। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है, बिल्कुल होता है, तो ये तो सत्य भैया, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, ये तो सत्य, ये आंसर नहीं होगा। सी, पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग कोई अपने में से होकर जाने देती हैं, तो बिल्कुल पारभासी वस्तुएं वे वस्तुएं कहलाती हैं जिनसे न तो प्रकाश पूर्णतः आर पार निकल पाता है और नहीं रुक पाता है, तो कुछ प्रकाश को जाने देती हैं, तो ये भी सही है, लेकिन उसने असत्य पूछा है तो इस बात के लिए गलत हो जाएगा। डी कह रहा है प्रतिबिंब छायाओं से अत्यधिक भिन्न होते हैं, प्रतिबिंब छायाओं से अत्यधिक भिन्न होते हैं, बिल्कुल प्रतिबिंब छायाओं से बिल्कुल अत्यधिक भिन्न होते हैं, ये भी इसका सही है, लेकिन ये कह रहा है कौन सा असत्य है, तो असत्य हमारा हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर करते रहिए। अगर आपको जल्दी से लाइव मुझे बुलाना है तो आप फटाफट से वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत ही जल्दी, जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं, नया चैनल है, तुरंत ही मैं उपस्थित हो जाऊंगा। और जो कोई क्लास को कर रहे हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी लगी। चलिए, ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्युत सेल और उसमें संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न करता है। विद्युत सेल उसमें संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न करता है, यानी बिल्कुल ये सत्य है कि जब तक विद्युत सेल में रसायन पदार्थ नहीं होगा तब तक विद्युत उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि जो रसायन होता है उसको हम कहते हैं वैद्युत अपघट्य पदार्थ, और वैद्युत अपघट्य पदार्थ वे पदार्थ कहलाते हैं जो धन तथा ऋण आयनों में टूट जाते हैं, तो ये बिल्कुल आपका सही है। नंबर 2 पर कह रहा है विद्युत सेल में एक सिरा धनात्मक दूसरा ऋणात्मक होता है, बिल्कुल एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। तीसरा कह रहा है विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रभाव को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल विद्युत स्विच का जो उपयोग किया जाता है विद्युत धारा को रोकने के लिए और प्रवाहित करने के लिए किया जाता है, तो अर्थात तीसरा भी सही है, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, यानी 1 2 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। थर्माकोल कह रहा है, वायु कह रहा है, मानव शरीर कह रहा है, एल्यूमिनियम की पत्ती कह रहा है। अब ये कहता है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा से बिल्कुल विद्युत चालक का एक उदाहरण है। तो मैं आपको बता दूं, थर्माकोल के बारे में हम बात करते हैं तो विद्युत धारा या विद्युत चालक की बात करें तो विद्युत धारा जिनसे होकर के प्रवाहित हो जाती है वो विद्युत के चालक कहलाते हैं। तो यहाँ से थर्माकोल की बात करते हैं तो थर्माकोल बिल्कुल भी विद्युत का चालक नहीं होता है, बिल्कुल कुचालक होता है, इससे विद्युत बिल्कुल प्रवाहित नहीं होती है। मानव शरीर की अगर हम बात करते हैं तो मानव शरीर के बारे में आप प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे कि मानव शरीर से विद्युत धारा बिल्कुल प्रवाहित हो जाती है। अगर प्रवाहित नहीं होती तो करंट ही क्यों लगता, क्योंकि जनरली आपने देखा होगा एक ने पकड़ रखा है, एक व्यक्ति को बिजली ने पकड़ लिया, दूसरा उसको छीनने के लिए आता है तो उसको भी करंट लग जाता है। तो इसका मतलब विद्युत धारा मानव शरीर में होकर के प्रवाहित होती है, लेकिन वायु में होकर के नहीं होती है। एल्युमिनियम की पत्ती बिल्कुल सुचालक है, इसमें विद्युत धारा बड़ी अच्छी से प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन आपका 3 और 4 अर्थात ऑप्शन सी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यह कह रहा है विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक से संबंधित कथन है। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक, देखिए विद्युत रोधक को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं विद्युत प्रतिरोध। ये कह रहा है से संबंधित कथन कौन सा है, से संबंधित कथन कौन सा है। तो देखिए यहां पर कह रहा है जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक कहलाते हैं, तथा जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह मंद कर देते हैं वो विद्युत रोधक कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया है कि बताइए विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक से संबंधित कथन है। तो देखिए जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं विद्युत चालक कहलाते हैं, तथा जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह मंद कर देते हैं उन्हें विद्युत रोधक कहते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको क्या दे रहा है, जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत चालक, तथा जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे विद्युत रोधक कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल ठीक है ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह मंद कर देते हैं विद्युत रोधक वो नहीं कहलाते हैं, बल्कि वह विद्युत रोधक कहलाते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती ही नहीं है, जैसे आपकी प्लास्टिक हो गई, लकड़ी हो गई। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। ये कह रहा है डी में, बी की जगह इसको आप सी कर लेना, ये सी डी लिखा हुआ है, सॉरी बी लिखा हुआ है, इसको सी कर लेना। जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती उसे विद्युत चालक, तथा जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है विद्युत रोधक। तो ये बिल्कुल उल्टा बोल रहा है, ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर होगा प्यारे बच्चों बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विद्युत बल्ब में होता है। तो विद्युत बल्ब में प्यारे बच्चों कोई खास क्वेश्चन नहीं है, विद्युत बल्ब में क्या होता है, फिलामेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कह रहा है बंद विद्युत परपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। तो बंद विद्युत परपथ जो होते हैं, जो हमारे क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट जो होते हैं, उनमें विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। इसने ये बोला है यहाँ पर प्यारे बच्चों। तो मैं आपको बता दूं बहुत ही अच्छे तरीके से कि विद्युत धारा के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा सेल होता है ना, जो हमारा सेल होता है, उस सेल के अंतर्गत एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में सेल के अंदर जो रसायन पदार्थ होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये हमारा जो है वो एक तो बिल्कुल सही है। नंबर 2 पर स्विच एक जटिल युक्ति है जिससे विद्युत धारा के प्रवाह को कम या अधिक किया जा सकता है। तो भैया स्विच से तो ऑन ऑफ किया जाता है। कम और अधिक विद्युत धारा के प्रवाह को किससे किया जाता है? रियोस्टेट से किया जाता है, रेगुलेटर से किया जाता है। तो दूसरा आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, पहला आपका सही है, तो केवल आपका ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यह कहता है चुंबक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये कहता है कि मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। जी हाँ, बिल्कुल मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है, क्योंकि मैग्नेटाइट में लोहा उपस्थित होता है और चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है और ऐसे पदार्थों को बोला जाता है भैया चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, ऐसे पदार्थों को क्या बोला जाता है? चुंबकीय पदार्थ। और ये कह रहा है प्रत्येक चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि असमान ध्रुव परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये भैया यहाँ पर गलत है। देखिए, ध्रुव के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमारी चुंबक में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। अगर हमारे पास कोई भी मैग्नेट होती है तो उसके दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ होते हैं। ठीक है, जब कभी भी दो चुंबकों के विपरीत एक दूसरे की ओर ध्रुव आते हैं तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी अगर नॉर्थ और नॉर्थ पोल अगर एक दूसरे की ओर आएंगे तो आकर्षित करेंगे, और सॉरी यहां पर मैं गलत बोल गया, नॉर्थ और नॉर्थ यानी एक जैसे सजातीय ध्रुव अगर एक दूसरे के सामने होंगे तो वो प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर विजातीय ध्रुव जैसे नॉर्थ और साउथ, विजातीय ध्रुव अगर एक दूसरे की ओर आएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। जबकि इसमें बोला गया है उल्टा। तो 1 और 2 यहां पर सही होगा प्यारे बच्चों, अर्थात आपका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन कहता है आगे के लिए कि सूची 1 और सूची 2 दे रखी है। चुंबकीय, सूची 1 में चुंबकीय मैग्नस, मैग्नेटाइट, अचुंबकीय दे रखा है। सूची 2 में मिट्टी, कोबाल्ट, प्राकृतिक चुंबक और यूनान दे रखा है। ये कह रहा है इनका मिलान कीजिए। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करते हैं मैग्नीज के बारे में, सबसे पहले अगर हम मैग्नीज के बारे में बात करते हैं, देखो मैग्नीज यहाँ पर जो दे रखा है इसके बारे में समझिए। माना जाता है कि प्राचीन में ना यूनान में मैग्नीज नामक एक गणरीय के द्वारा ना प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई थी, और उस मैग्नीज के नाम पर ही प्राकृतिक चुंबक का नाम मैग्नेटाइट रखा गया है। तो इसका मतलब चुंबकीय पदार्थ की अगर हम बात करते हैं तो अभी पिछले क्वेश्चन बताया चुंबकीय पदार्थ कोबाल्ट है। ठीक है, और मैग्नीज की अगर हम बात करते हैं तो मैग्नीज की खोज कहाँ के व्यक्ति ने की? यूनान के व्यक्ति ने। और मैग्नेटाइट की बात करते हैं तो मैग्नेटाइट क्या है? एक प्राकृतिक चुंबक। और अचुंबकीय पदार्थ कौन है? मिट्टी। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। तो प्यारे बच्चों आज केवल हमने आपको 25 क्वेश्चन कराए। आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि जनरल साइंस की हमारी पहली क्लास है। और मेरा आपसे एक ही बात के लिए कहना है कि ये मेरा नया चैनल है, उदय क्लासेस चैनल जो है वो मेरा ऑलरेडी हैक हो चुका है। तो मेरा आपसे इस बात के लिए कहना है दोस्तों कि आप जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के साथ जल्दी से जल्दी आप जो है वो चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो सकें और मैं जल्दी से जल्दी आपके सामने लाइव आ सकूं। और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा काम करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं प्यारे भाइयों अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अपना ख्याल रखिए। कोरोना आज की डेट में बहुत अपनी प्रगति पर है, अपना ध्यान रखिए। ओके बाय।